नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। अगर आप जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जीएसटी में सप्लाई क्या होता है। आज हम उसी का बात करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, यानी कि सेक्शन 7 के बारे में, सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट 2017। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर इसके बावजूद कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं या डायरेक्टली आप हमसे कॉल कर सकते हैं। अगर आप मेरा प्रोफेशनल एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सप्लाई होता क्या है, व्हाट डज सप्लाई इंक्लूड, सप्लाई में क्या इंक्लूड रहता है, क्या एक्सक्लूड रहता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 के अनुसार सप्लाई का क्या मतलब है। गुड्स या सर्विस, सेवा या वस्तु की आपूर्ति में क्या क्या शामिल होती है। जो हम सर्विस दे रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं या सर्विस सेल कर रहे हैं, तो उसकी सेवा में क्या क्या शामिल होती है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं सेल। जो आप सेल कर रहे हैं उसको सप्लाई कहेंगे, या कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको भी सप्लाई कहेंगे, या बार्टर कर रहे हैं, वस्तु का आदान प्रदान कर रहे हैं उसको भी हम लोग सप्लाई कहेंगे। जैसे हम एक CA का सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई लैपटॉप का डीलर है, हमसे कहता है कि आप अपने सर्विस के बदले मेरा एक लैपटॉप ले लीजिए, तो ये बार्टर का एग्जांपल होगा। एक्सचेंज, कुछ अदला बदली करते हैं तो उसको भी हम लोग सप्लाई के डिफिनेशन में लगते हैं। या फिर लाइसेंस देते हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर कंपनी आपको यूज करने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करता है तो वो भी सेल के डिफिनेशन में आता है, सप्लाई के डिफिनेशन में आता है। रेंटल, किराया, किसी चीज़ का भी किराया हो, चाहे आपका घर का हो या प्लांट एंड मशीनरी का हो, वो भी आपको इसी के अंतर्गत आता है। या लीज होता है, अगर कोई ज़मीन या घर आप लीज लेते हैं तो भी आपका सप्लाई के डिफिनेशन में ही आता है। डिस्पोजल, अगर कोई चीज़ को आप सेल कर दे, जैसे आपका प्लांट एंड मशीनरी है, उसको अगर आप हटा देते हैं तो भी आपका सप्लाई के ही डिफिनेशन में आता है। लेकिन इसके लिए 2 जरूरी शर्त है। शर्त क्या है? सबसे पहला शर्त है कि कंसीडरेशन होना चाहिए। अगर कोई, जितने भी हमने बात किया, सेल का, ट्रांसफ़र का, बार्टर का, एक्सचेंज का, लाइसेंस का, रेंटल का, रीच का, डिस्पोजल का, अगर ये सब के बीच में कंसीडरेशन है और बिजनेस के लिए यूज किया गया हो, या फिर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए यूज किया गया हो, तभी हम इसको सप्लाई मानेंगे। कहने का मतलब ये होगा कि सप्लाई तभी मानेंगे जब आपका उसमें 2 कंडीशन लगा हो, एक कंसीडरेशन हो, दूसरा व्यवसाय से रिलेटेड हो। अगर व्यवसाय में रिलेटेड ना हो तो व्यवसाय बढ़ाने के लिए इसका यूज कर रहे हैं, तभी हम इसको सप्लाई बोलेंगे। आशा करते हैं आप सप्लाई का मतलब समझ गए होंगे। अब आगे एक एग्जांपल से हम बात करते हैं। अगर आपके पास पुरानी कार है, आप उसको पर्सनल यूज करते हैं, पर्सनल यूज के लिए चलाते हैं, उसे बेचते हैं, ठीक है, तो ये आप पर्सनल चलाते हैं, आप व्यापार वृद्धि के लिए इसको यूज नहीं किए हैं, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए यूज नहीं किए हैं, तो इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। इसी तरह पुरानी पर्सनल ज्वेलरी बेचते हैं, अगर आपके घर में रखा हुआ पुराना ज्वेलरी है उसको बेचते हैं तो उस पर भी GST लागू नहीं होगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसा सप्लाई है जो आप नहीं करते हैं, फिर भी आपको विदाउट कंसिडरेशन होता है, फिर भी आपको उसको डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि बिना पैसे के, विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई हो सकती है, तो जवाब है हाँ। सेक्शन 1 क्लाउज C शेड्यूल 1 में डीम्ड सप्लाई का डिफिनेशन दिया गया है। उसमें क्या क्या शामिल है इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। अगर आपका बिजनेस एसेट्स है, अस्थायी रूप से ट्रांसफ़र करते हैं या डिस्पोज करते हैं, अगर उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिए हैं, तो आप सप्लाई में शामिल हो जाएगा। कोई भी बिजनेस एसेट्स है, जब हम CA का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम रखते हैं, लैपटॉप रख रहे हैं, उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसका हम अपने बिजनेस में इनपुट इस्तेमाल कर लिए हैं, तो उसको डिस्पोज या सेल करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो उस केस में ये डीम्ड सप्लाई माना जाएगा और उस पर जो रेट अप्लीकेबल है वो लग जाएगा।
संबंधित व्यक्ति, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन को कोई सेवा या वस्तु सप्लाई करते हैं तो उस केस में आपको सप्लाई के डिफिनेशन में आ जाएगा, उसको डीम्ड सप्लाई कहेंगे। संबंधित व्यक्ति या अलग अलग ब्रांच, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वस्तुओं का या सेवाओं की सप्लाई आपको डीम्ड सप्लाई कहा जाएगा। अब एक प्रोवाइजो है, ध्यान दें, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर में 50,000 तक गिफ्ट देता है तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, लेकिन 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट देता है तो उसको सप्लाई मानेंगे। अब हम लोग बात के लिए सप्लाई किसको कहते हैं, सप्लाई अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो सप्लाई में क्या क्या आता है इसके बारे में बात की कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं वैसे ट्रांजैक्शन जिसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, किसी भी कंडीशन में नहीं माना जाएगा। तब जीएसटी का शेड्यूल 3 में इसके बारे में लिखा हुआ है। तो चलिए बात करते हैं उन चीज़ों पर जिसमें जीएसटी कानून के तहत ना गुड्स का सप्लाई है ना ही सर्विस का सप्लाई है, ये शेड्यूल 3 के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर आप एम्प्लॉयमेंट सर्विस दे रहे हैं, अपने कर्मचारी को नौकरी पे रखे हैं तो ये आपको सप्लाई के अंतर्गत नहीं आएगा। रोजगार, एम्प्लॉयमेंट के दौरान कर्मचारी एम्प्लॉय के द्वारा अपने नियोक्ता एम्प्लॉयर को दी गई सेवाएं, ये आपका सप्लाई के डिफिनेशन में नहीं आता है। अगर कोई न्यायालय, ट्रिब्यूनल अगर कोई सेवा देता है तो भी सप्लाई के अंतर्गत नहीं आता है। अगर आप जिंदगी की सबसे अंतिम यात्रा में फनल में दफनाने, शमशान घाट, मुर्दा घर की सेवाएं लेते हैं तो उसमें भी आप मृतक के ट्रांसपोर्ट जैसे एम्बुलेंस वगैरह का ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो भी आपका सप्लाई के डिफिनेशन में नहीं आता है। अगर भूमि या लैंड का सेल परचेज कर रहे हैं तो भी आपका सप्लाई के डिफिनेशन में नहीं आते हैं। अब सबसे बात करते हैं, आगे की बात करते हैं सेक्शन 8। 2 सबसे बड़ी बात है, अब कहीं भी जाते हैं, मिठाई के दुकान में जा रहे हैं तो एक मिठाई का डब्बा पकड़ा दिया जाता है, उसमें सारे तरह के मिठाई रहते हैं, कुछ चॉकलेट भी रहते हैं, मिठाई भी रहते हैं। तो ऐसे सप्लाई को क्या करें, चॉकलेट पे अलग जीएसटी लग रहा है, मिठाई पे अलग जीएसटी लग रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या कहेंगे। वैसे कंडीशन के लिए 2 सप्लाई दिया गया है, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। तो इसके बारे में चलिए बात करते हैं। अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को एक पैकेज बना के बेचते हैं तो इस पर टैक्स कैसा लगता है, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिट सप्लाई का। इसमें 2 या 2 से अधिक टैक्सेबल सप्लाई प्राकृतिक रूप से बंधे, नेचुरल बंडल है, तो इसमें जो उस पर जो टैक्स लगेगा, जो प्रिंसिपल आपूर्ति है उस पर आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अपना कोर्स बेच रहा है, कोर्स के साथ बुक्स और मटेरियल दे रहा है, तो उनका नेचर ऑफ जो बिजनेस है, नेचर ऑफ सप्लाई है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग दे रहा है, ना कि बुक्स बेचने का काम है, लेकिन उसके साथ बुक दे रहे हैं तो बुक पे तो हमारा जीएसटी नील होता है, नहीं लगता है। लेकिन कॉमर्शियल कोचिंग पे या ट्रेनिंग पे 18% का जीएसटी लगता है। तो दोनों नेचुरल बंडल है, इसीलिए उस पर 18% का जीएसटी लग जाएगा। अब बात करते हैं मिक्स सप्लाई का। अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया था मिठाई का, उसके आगे बात करते हैं, मिठाई के दुकान का बात किए थे, पैकेट का बात किए थे, उसके बारे में आगे बात करते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक चीज़ों को एक सिंगल प्राइस पे बेचा जाता है, उसको नेचुरली बंडल नहीं है, जैसे उसमें चॉकलेट डाला हुआ है, टॉफी डाला हुआ है, मिठाई डाला हुआ है, लेकिन वैसे कंडीशन में जो आपका पैकेट बना के दिया जाए जो नेचुरल बंडल नहीं है, तो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स जो भी बंडल में, जो भी प्रोडक्ट में उसमें डाला हुआ है पैकेज में, जिस पे जो हाईएस्ट रेट रहेगा उसी पे हम आपको टैक्स लगा के देंगे, हाईएस्ट रेट रहेगा। ऐसे पैकेज में जिस आइटम पर सबसे ज़्यादा टैक्स रेट लगता है वही पूरे पैकेज पे टैक्स रेट लगा दिया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल हमने पहले भी बताया है, एक बार दोबारा रिकॉल कर देते हैं। अगर कोई डिब्बाबंद भोजन, मिठाई, चॉकलेट, केक, ड्राई फ्रूट, जूस का पैकेज एक ही कीमत पे बेचा जाता है तो इसको मिक्स सप्लाई कहते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को अलग अलग नहीं बेचा जा रहा है। तो इन चीज़ों पे जिस पे सबसे ज़्यादा टैक्स लगेगा वो टैक्स रेट लगा के इसको हम सेल कर देंगे। तो दोस्तों ये था जीएसटी के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई का आसान विश्लेषण। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों और सीए दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, गुड नाइट।